वन आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स फॉर एसएससी जेई मैकेनिकल। तो इसमें जो देखो सबसे ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का है, तो एसएससी जेई में सबसे ज़्यादा जो थर्मल पार्ट आता है, थर्मल पार्ट सबसे ज़्यादा एसएससी जेई में इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर फ्लूइड, फिर टॉम, फिर सोम, फिर मशीन डिज़ाइन और प्रोडक्शन से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा थर्मो, फ्लूइड मैकेनिक्स, टॉम, सोम, तो इन 4 सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ाई करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो पहले स्टडी हम सीरीज करेंगे स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स की। तो शुरू करते हैं। और ये जो सीरीज होगी इसमें हम जो है कम से कम 40 या 50 लेक्चर होंगे एक थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के, और ये क्रैश कोर्स है तो इसे हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, अवेलेबल अनअवेलेबल एनर्जी, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन। और तो ये सब इस कम से कम इसमें 8 या 10 टॉपिक हैं। हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन से इतने क्वेश्चन नहीं आते एसएससी में। सबसे ज़्यादा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करती है, हमारी जो एनर्जी इंटरेक्शन होता है किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम से, एनर्जी जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में ये स्टडी बताती है। और प्रॉपर्टी, जैसे कोई सिस्टम किसी सिस्टम से एनर्जी का इंटरेक्शन करता है तो उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज होता है दूसरे सिस्टम से, और पहले सिस्टम की भी प्रॉपर्टी में चेंज होता है जब एनर्जी का इंटरेक्शन होता है आपस में। तो हम जो ये स्टडी करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील द स्टडीज ऑफ इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड एंट्रोपी। ये जो ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स की, ये स्टडी करती है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, देखो जैसे ये है एक कंटेनर, इसमें कोई गैस भरी है, तो इसमें यहाँ पर प्रेशर और पी है, तो यहाँ पर भी प्रेशर पी होगा। यहाँ पर अगर 100 किलो पास्कल प्रेशर है तो यहाँ पर भी 100 किलो पास्कल प्रेशर होगा, यहाँ पर भी 100 किलो पास्कल प्रेशर होगा। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। और अगर यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तो हर जगह का इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये क्या होगी, थर्मली इक्विलिब्रियम में होगी। एनर्जी, इसकी हम स्टडी करते हैं, एनर्जी से कैसे इंट्रैक्शन हो रहा है, कितनी एनर्जी हमको मिल रही है, कितनी एनर्जी हम सिस्टम को दे रहे हैं। और एंट्रोपी, कोई सिस्टम किसी सिस्टम से हम जैसे एनर्जी वर्क से हम थर्मल में एनर्जी चेंज करते हैं या वर्क से हम हीट में एनर्जी चेंज करते हैं, तो उसमें कितना एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है, तो वो एंट्रोपी होती है। आगे चलते हैं। और क्या है इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जो भी एनर्जी होती है हमारे इन्वायरमेंट में वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, तो हम उसको एनर्जी को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका हम पर्टिकुलर एक किसी जगह पर हम यूज करते हैं, तो उसको ही बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्टडी। फिर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वह होता है जिस पे हम किसी चीज़ पे हम अपनी स्टडी या किसी चीज़ का, हमें सिस्टम का किसी स्टडी का हमें उस पर फोकस करना हो, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। जैसे ये है, जैसे हम किसी चीज़ को यहाँ पर हम ये है तो हम इतने इतने पार्ट पर हम अपनी स्टडी करना चाहते हैं, इस पर हमारा कंसंट्रेशन है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक सिस्टम हो गया। ये हो गया हमारा एक सिस्टम जिस पर हमारा पर्टिकुलर अटेंशन रहता है किसी पॉइंट पर, किसी रीजन पर, तो वो
हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक है। सराउंडिंग, सराउंडिंग में क्या है, एवरी थिंग विच इज आउटसाइड द सराउंडिंग इज नोन एज अ बाउंड्री। सराउंडिंग, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज अ सराउंडिंग। जैसे ये सिस्टम है हमारा और इसके बाहर ये जितना भी कुछ है तो ये होता रहता है सराउंडिंग। तो ये सराउंडिंग होगा, ठीक है, और ये सिस्टम होगा, ये सिस्टम होगा। आगे चलते हैं। बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम को, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम को, और ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग और ये सिस्टम है। तो इस सराउंडिंग और सिस्टम को कौन अलग कर रहा है, ये बाउंड्री अलग कर रही है, ठीक है। तो ये ही सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री हो गई, ठीक है। विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है, तो वो होती है बाउंड्री। ये बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर हम एनर्जी का इंट्रैक्शन करेंगे, डेल्टा एच, ठीक है, और हम वर्क इंट्रैक्शन करेंगे, डेल्टा डब्लू। तो वो सभी जो है बाउंड्री पे ही हम इंट्रैक्शन करते हैं कि बाउंड्री सिस्टम, बाउंड्री जो सिस्टम की कांस्टेंट रह रही है या मूवेबल हो रही है, तो वो उसी के हिसाब से हम सिस्टम की बाउंड्री जैसे जैसे चेंज होगी उसी के हिसाब से स्टडी करते रहते हैं। आगे चलते हैं। बाउंड्री की जो बाउंड्री होती है दो तरीके की, एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री और एक होती है रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री क्या होगी, देखो रियल बाउंड्री ये हो गई, जैसे जैसे ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो इसकी एक ये बाउंड्री बना रहा है इससे, तो ये क्या हो गई, एक रियल बाउंड्री हो गई, ठीक है। और ऐसे ही एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री, जैसे एक फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये किसी पाइप में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये एक पाइप है, ठीक है, तो इसमें पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन की हम स्टडी करना चाहें तो हमें एक इमेजिनरी बाउंड्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होती है इमेजिनरी बाउंड्री। मान लो हमें इस रीजन पर, इस वाले रीजन पर हमें स्टडी करनी है, तो हमें एक इमेजिनरी बाउंड्री ड्रा करते हैं जो एक रियल नहीं होती। हम इसको जो है एक मान लेते हैं कि हाँ पे यहाँ पर हमको अपनी स्टडी इसी रीजन पर फोकस करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। आगे चलते हैं। एक होती है फिक्स्ड बाउंड्री और एक होती है मूवेबल बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री में क्या होगा, देखो एक फिर से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं, तो ये अगर स्टॉपर इस पर लगा दे हैं पिस्टन सिलेंडर पर, यहाँ पर हमने स्टॉपर लगा दिए और ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो क्या होगा देखो, तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये रियल बाउंड्री है और ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये डोंट मूवेबल है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकती। तो इसका डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसमें वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं क्योंकि ये फिक्स्ड है। ओके, आगे चलते हैं। एक होती है मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री तो उसमें जो है सिस्टम, इसमें जो वॉल्यूम है, तो ऐसे ये है, देखो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं, इसमें स्टॉपर नहीं लगा ऊपर, तो ये जैसे ही हम यहाँ से हीट देते हैं कुछ डी क्यू, तो यहाँ से हीट ली इस सिस्टम ने और यहाँ से कुछ वर्क मिला हमें, यहाँ से कुछ वर्क मिला डब्लू, और ये कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये जो पिस्टन है अब यहाँ पर मूव कर गई है, जब मूव कर जाएगी ऊपर तो ये सिस्टम की बाउंड्री पहले यहाँ से यहाँ तक थी, पहले यहाँ से यहाँ तक थी, अब यहाँ से यहाँ तक हो गई है, तो ये मूवेबल बाउंड्री हो गई। ओके, चलते हैं आगे। तो जो बाउंड्री की जो थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि जीरो थिकनेस होती है, उसकी बाउंड्री की कोई थिकनेस नहीं होती। इसको हम केवल इमेजिन करते हैं कि हाँ ये कहाँ पर एक बाउंड्री है, ठीक है। और यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दोगे तो यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, जिसमें मास का भी और एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो, यानी कि मास भी आ सके सिस्टम में और एनर्जी भी आ सके, या फिर सिस्टम से मास निकल भी सके और एनर्जी भी निकल सके, तो बोलता ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? इट इज सिस्टम विच ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन, इसमें जो है सिस्टम में केवल एनर्जी इंट्रैक्शन करेगी, यानी कि एनर्जी सिस्टम में आएगी और एनर्जी ही सिस्टम से बाहर जाएगी। इसमें मास जो है उस सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, कि यानी मास जो है हम उस सिस्टम पे, जैसे ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, तो यहाँ से इसमें कुछ मास है m, तो ये इसका मास चेंज नहीं होगा, लेकिन dq एनर्जी आएगी और कुछ एनर्जी निकलेगी, तो ये क्या है? क्लोज सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम में विच नाइदर मास और नो एनर्जी इंट्रैक्शन टेक प्लेस, विच नोर मास नोर एनर्जी इंट्रैक्शन टेक प्लेस, उसमें कोई भी एनर्जी और मास का इंट्रैक्शन नहीं होता। जैसे ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें हम ये एक बाउंड्री बना दी हमने, तो इसमें ना मास का इंट्रैक्शन होगा, ना मास का इंट्रैक्शन होगा, ना एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, यानी कि इसमें डी क्यू इक्वल टू ज़ीरो और डी डैम यानी मास चेंज ज़ीरो, और इसमें ना मास ना एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि ये किसी से हर चीज़ से हटा हुआ है, अलग है बिल्कुल एकदम, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब चलते हैं, ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम। हाँ, इनके एग्जाम्पल देखो क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल देखो क्या होते हैं। कंडेंसर हो गया, ठीक है, कंडेंसर हो गया, बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, पंप हो गया, ये हो गया ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल, ठीक है। कंप्रेसर हो गया, इवापोरेटर हो गया, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, बॉयलर हो गया, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, तो ये सब ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। विद द वाल्व, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व, अगर वाल्व होगा उसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, तो वो ओपन सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, उसमें वाल्व नहीं होने चाहिए, नहीं तो जैसे ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसमें अगर हमने बाल लगा दिए यहाँ पे, तो ये ओपन सिस्टम हो जाएगा। अगर ये बाल नहीं लगाएंगे, वाल्व नहीं लगाएंगे, ये वाल्व है, अगर ये हम वाल्व नहीं लगाएंगे तो ये क्लोज सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, ना तो उसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, ना उसमें मास का इंट्रैक्शन हो रहा है। मास भी कांस्टेंट है यूनिवर्स में और एनर्जी भी कांस्टेंट है, उसमें ना एनर्जी आ रही है, ना ही उस यूनिवर्स से एनर्जी बाहर जा रही है, तो वो क्या हो गया? यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क भी आइसोलेटेड सिस्टम है। थर्मोफ्लास्क ऐसा होता है, इसमें हम कॉर्क लगा देते हैं ऊपर, और यहाँ से एनर्जी नहीं तो इसमें अंदर जाती है, नहीं बाहर जाती है, और इसका मास इंट्रैक्शन भी जीरो होता है, तो ये हो गया थर्मोफ्लास्क, इसका एग्जाम्पल। चलते हैं आगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वर्सेस मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच आवर attention is focused on individual particle, and these approach is also known as a statistical approach, ठीक है। whenever in case of macroscopic approach, the time average between the molecule is under the consideration, and these approach is also known as a classical approach। देखो क्या है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। सिंपल लैंग्वेज में समझो, सिंपल लैंग्वेज में ये है, अगर हम कोई एलिमेंट है, कोई गैस है, अगर हम उसके गैस के इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करें कि ये पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, ये पार्टिकल पे कितने एटम हैं, ये पार्टिकल की कितनी एनर्जी है, इस पार्टिकल पे कितना प्रेशर है, तो उसको बोलेंगे हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी कि हम उसकी जो स्टडी कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर रहे हैं, यानी कि उसकी इंडिविजुअल पार्टिकल की हम स्टडी कर रहे हैं। और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या हो गई? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वो होती है
जो हम जैसे कि सिस्टम हमें दे दिया गैस का सिस्टम, तो हमें गैस के सिस्टम से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है गैस के इंडिविजुअल पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उन पर कितना प्रेशर कितना नहीं है, ठीक है। तो उसमें गैस का हमें सिस्टम दे दिया, उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना, वॉल्यूम कितना है, ठीक है, एनर्जी कितनी है, एंथैल्पी कितनी है। तो उस सिस्टम की हम जो ये स्टडी है वो है मैक्रोस्कोपी। इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल स्टडी अप्रोच भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। इन आवर थर्मोडायनेमिक्स वी आर जनरली डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, सॉरी, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच स्टडी करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टडी करते हैं केवल मैक्रोस्कोपिक स्टडी की स्टडी ही करते हैं, ठीक है। और हमें थर्मोडायनेमिक्स में ये वो नहीं है कि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, इसमें केवल हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी तो करनी नहीं है, तो हम इसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। ओके ओके, सॉरी, ठीक है। जनरली डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। नेक्स्ट, दीज अप्रोच कंसिडर मैटर एक एज ए कॉन्टिन्यूम। अब जब हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच करते हैं तो हम ये मान के करते हैं कि सिस्टम जो है वो कॉन्टिन्यूम है। कॉन्टिन्यूम का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है, देखो समझो, ये हमारा एक सिस्टम है, गैस, इसमें एक गैस है और इसमें जो गैस के पार्टिकल हैं वो जो है इक्वली स्पेस्ड हैं, एटम जो है इक्वली स्पेस्ड हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो एटम हैं यहाँ पर कुछ डेंस हैं, यहाँ पर डेंस हैं और यहाँ पर कुछ वॉइड हैं। तो हर जगह जो है एटम्स का और ये पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो अगर दो एटम में डिस्टेंस है बीच में, मान लो 10 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पर भी दो एटम के बीच की डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ है डिस्टेंस इनके दो एटम के बीच की, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच की। तो हर जगह उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है होना चाहिए, पार्टिकल्स का या एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, हर जगह सेम होना चाहिए, उनमें वॉइड नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है कॉन्टिन्यूम स्टडी। इन केस ऑफ परफेक्ट गैस थ्योरी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम इज नॉट वैलिड। परफेक्ट गैस की थ्योरी में कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं वैलिड होता, देखो परफेक्ट गैस में क्या होता है, कहीं पर गैस का जो डेंस, कहीं गैस ज़्यादा डेंस होती है, कहीं पे गैस ज़्यादा क्या होती है, रेयर होती है। तो उसमें हम कॉन्टिन्यूम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। चलते हैं आगे। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। प्रॉपर्टी, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक क्या है, एक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि वो ये बताता है कि उसकी स्थिति क्या है, यानी उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है। तो ये होती हैं सब प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज में भी आ जाते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देखो दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑन मास। ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है मास से, मास पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी इंडिपेंडेंट हो, इसका याद करने का तरीका देखो सिंपल है, इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट। तो इंटेंसिव होगा तो आई एन होगा, आई एन होगा तो इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो ये याद करने का एक तरीका हो गया, ऐसे सिंपली याद कर सकते हैं इसको, ये हो गया। फिर चलते हैं, देखो प्रेशर है। अब देखो अगर हमें इसको कॉन्सेप्ट समझना है तो देखो क्या समझते हैं। देखो ये है एक सिस्टम, इसका प्रेशर P है, ठीक है। और इस सिस्टम को मैं अगर यहाँ से आधा कर दूँ तो क्या इसका प्रेशर P/2 हो जाएगा? नहीं, इसका प्रेशर देखो ये सिस्टम है, इसका प्रेशर P है, तो अगर मैं इसको आधा करता हूँ तब भी प्रेशर यहाँ पर भी P रहेगा, यहाँ पर भी प्रेशर P रहेगा। तो ये हमने आधा सिस्टम को तो आधा कर दिया, मास यहाँ पर m था, पूरा m था, इसको m/2 हो गया, m/2 हो गया, मास तो हमने आधा आधा कर दिया। लेकिन
प्रेशर वही रहा, पहले जो पी था अब भी यहाँ पर भी पी है, वहाँ पर भी पी है। अब देखो, अगर यहाँ पर डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी डी है, और इसको मैंने आधा कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी डेंसिटी डी रहेगी, यहाँ पर भी डेंसिटी डी रहेगी। क्योंकि अगर हम सिस्टम में कुछ भी अगर पार्टिकल बीच में से कुछ आधा कर देते हैं तो सिस्टम की बॉन्ड डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी ना। आगे थर्मल कंडक्टिविटी, अगर इसको आधा कर दो तो के भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट वो भी सेम रहेगी, ठीक है। तो ये हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और जो भी स्पेसिफिक के टर्म में होता है वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे 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 होता है डेंसिटी, डेंसिटी देखो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है। और स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के पर बात करते हैं। डिपेंड ऑन मास, पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या था, इंडिपेंडेंट ऑन मास, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या है, डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। तो इसको क्या और बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो इसका समझो कैसे। अब मेरे पास देखो, समझो ये सिस्टम था, उसकी एनर्जी ई थी, इसकी हीट कैपेसिटी एच है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पी ई है, और इंटरनल एनर्जी यू है। एंथैल्पी एच हो गई, ठीक है। एंट्रोपी हो गई एस, इसकी एंट्रोपी एस हो गई, ठीक है। अगर मैं इस सिस्टम को आधा कर दूं, डिवाइड कर दूं, ठीक है। पहले यहाँ मास m था, अब मैंने m/2 कर दिया मास, यहाँ पर भी m/2, यहाँ पर भी m/2, ठीक है। तो क्या होगा देखो, यहाँ पर एनर्जी E/2 हो जाएगी, यहाँ पे भी एनर्जी E/2 हो जाएगी, यहाँ पर h एंथैल्पी h/2 हो जाएगा, एंथैल्पी h/2 हो जाएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1/I आधी हो जाएगी, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो इस टॉपिक को अभी यहीं रखते हैं, इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में दूसरी सीरीज चलाएंगे, अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर हम एक सीरीज और शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन के थ्रू, जो पुराने एसएससी जेई में क्वेश्चन आए हैं मैकेनिकल में, हम उनके क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उनके न्यूमेरिकल और उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो उनको अच्छे से स्टडी करेंगे। और अगर वो सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो वो बताना, वो इसको जारी रखेंगे। अगर ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो ये बताना, तो इसको ही जारी रखेंगे। और थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छी लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को।